नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो लेसन नंबर 8 चल रहा था प्राथमिक व्यवसाय, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा कृषि। साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि। तो कृषि क्या होती है, कृषि के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन से भागों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, कृषि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथियों, हमारा डेली शाम 8 बजे भूगोल कक्षा 12 की लाइव क्लास होती है, तो आप इसे ज्वाइन अवश्य करें और अपने साथियों को भी बताएं। तो चलिए चलते हैं कृषि के बारे में विस्तार से अध्ययन करने के लिए। कृषि क्या होती है, आइए इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पर हमने बिल्कुल सिंपल भाषा में कृषि का अर्थ यहाँ पर लिखा है। उसके बाद हम जो प्रमुख कृषि प्रणालियाँ हैं उनकी बात करेंगे और उनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कृषि, आप देखते हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके गाँव में, आपके आजू बाजू में, आपके स्कूल के आसपास खेतों में फसलें बोई जाती हैं। तो ये जो क्रिया है यही कृषि होती है। तो आइए इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा देखते हैं। उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी में फसलें बोकर उपज प्राप्त करना। उपज से तात्पर्य है जैसे हमने गेहूं बोया तो गेहूं प्राप्त करना, अन्य जो भी फसलें बोई हैं उनका खाद्यान्न प्राप्त करना, या तिलहन दलहन जो भी है वो उपजें प्राप्त करना कृषि कहलाता है। अथवा थोड़ा विस्तृत अर्थ में यदि देखें, ये थोड़ा सिंपल अर्थ में, विस्तृत अर्थ में यदि देखें तो खेती अथवा वानिकी, वानिकी के अंतर्गत आता है पेड़ पौधे लगाना, विभिन्न प्रकार के जो फलों के पौधे हैं वो भी सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो वानिकी के माध्यम से खाद्यान्न, खाद्यान्न से तात्पर्य है खाने योग्य जो अन्न है, वह सहायक उत्पादों, खाद्यान्न के अलावा अन्य जो उत्पाद होते हैं उनके उत्पादन संबंधी जो क्रिया है वही कृषि कहलाती है। तो सिंपल शब्दों में यदि हम कहें तो जो हमारी खेत हैं, हमारी जो मिट्टी है उसमें फसलें बोना, पेड़ पौधे बोना और उनसे फल प्राप्त करना, खाद्यान्न प्राप्त करना, ये जो पूरी प्रक्रिया है यही कृषि कहलाती है। कृषि प्राथमिक क्रियाओं में सबसे प्रमुख है, यानी हमने जो प्राथमिक क्रियाएं पढ़ी थी, प्राथमिक व्यवसाय पढ़े थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विस्तृत और सबसे प्रचलित जो व्यवसाय है वो कृषि ही है। क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं जैसे आखेट है, खाद्य संग्रहण है, वो जो अन्य जो आखेट जो प्राथमिक व्यवसाय हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, और कृषि जो है विश्व की लगभग 71% जो जनसंख्या है उसकी भोज्य आवश्यकताओं को पूरा करती है, उनको भोजन उपलब्ध करवाती है। वर्तमान में कृषि का जो स्वरूप है वो बदल रहा है, और बदलता हुआ जो स्वरूप है और जो कृषि का बदलता हुआ विकास है मानव सभ्यता के विकास का प्रतीक है। इससे यह साफ झलक रहा है कि वर्तमान समय में कृषि का स्वरूप भी बदल रहा है और मानव सभ्यता का विकास भी हो रहा है। आइए अब हम पढ़ते हैं प्रमुख कृषि प्रणालियाँ। संसार की जो प्रमुख कृषि प्रणालियाँ हैं, संसार के कौन कौन से भागों में किस किस प्रकार से कृषि की जाती है। साथियों, आपको पता है, आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, आपको पता है कि संसार के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु में फिर तापमान अलग है, वर्षा अलग है, आर्द्रता अलग है, पौने अलग प्रकार से हैं। तो ये जो जलवायु दशाएं अलग अलग होने की वजह से संसार के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की कृषि प्रणालियाँ विकसित हुई हैं। यहाँ यदि हम बात करें, विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की कृषि प्रणालियाँ प्रचलित हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। यानी मुख्य मुख्य जो कृषि प्रणालियाँ हैं उनका यहाँ पर हम उल्लेख करने वाले हैं। सबसे पहले स्थानांतरित कृषि। सबसे पहली जो कृषि है वो स्थानांतरित कृषि, ये सबसे पहले की जाने वाली कृषि है। उसके बाद में है आदिम कृषि, यानी आदिम स्थायी कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, इसको हम जीवन निर्वाहन कृषि भी कह देते हैं। उसके बाद है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, बागाती कृषि, मिश्रित कृषि, दुग्ध कृषि, ट्रक कृषि और फलोद्यान कृषि। तो इतने प्रकार की कृषि प्रणालियां संसार में प्रचलित हैं।
इनका हम वन बाय वन एक एक का डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि का। ये रहा हमारा स्थानांतरित कृषि के बारे में। साथियों, आपको ये सेशन कैसा लगता है, आप अपने जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी प्रकार आप पढ़ते रहें। हम जैसे ही चैप्टर पूरा होता है उसके बाद हम इसका ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं और हमारा ऑनलाइन टेस्ट नंबर 8 कल 8 जनवरी को शाम के 8 बजे से स्टार्ट होने वाला है। तो यदि अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टेस्ट का जो लिंक है वो मिल सके। और साथियों, ऑनलाइन जो टेस्ट है वो इतना शानदार है कि आप घर बैठे अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। चलिए अब हम स्थानांतरित कृषि के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्थानांतरण का मतलब होता है स्थान बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो स्थानांतरित कृषि से तात्पर्य ये है कि ऐसी कृषि जो स्थान बदल बदल कर की जाती है स्थानांतरित कृषि कहलाती है। अब ये किस प्रकार से की जाती है आइए देखते हैं। इस प्रकार की जो कृषि है वनों और झाड़ियों को जलाकर भूमि को साफ कर लिया जाता है और फिर 2-3 वर्षों तक वहाँ आदिम ढंग का तात्पर्य ये है कि किसी प्रकार का तकनीकी जो ज्ञान है उसका उपयोग नहीं किया जाता है, बीज बिखेर दिए जाते हैं और उसके बाद परंपरागत जो ढंग है उससे कृषि की जाती है। तो आदिम ढंग से कृषि की जाती है। इसके बाद जैसे साल 2 साल वहाँ पर जब कृषि करेंगे तो वहाँ की जो भूमि है वो अनुपजाऊ हो जाती है। इसके बाद नए स्थान पर फिर से वनों और झाड़ियों को जलाकर कृषि कार्य शुरू कर दिया जाता है। तो इस प्रकार स्थान बदलते रहने के कारण ऐसी जो कृषि है वो स्थानांतरित कृषि कहलाती है। और साथियों, ये संसार की सबसे प्राचीन कृषि रूप है, यानी कृषि का सबसे प्राचीन जो रूप है वो स्थानांतरित कृषि ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है। और ये जो स्थानांतरित कृषि है सामान्यतः उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है। उष्णकटिबंध कौन सी रेखाओं के बीच का क्षेत्र है आप कमेंट करके बता दीजिए, या फिर आप एक बार देख लीजिए कि जो उष्णकटिबंध होता है ये साथियों, उष्ण जो कटिबंध है ये क्या होता है, एक बार यहाँ पर आपको तुरंत समझा देते हैं 1 मिनट मतलब कुछ सेकंड्स में। ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला ये जो पूरा एरिया है ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। ये क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। तो ये जो कृषि है स्थानांतरित कृषि ये सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय वनों में की जाती है। चलिए देखते हैं मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इस कृषि की जो मुख्य विशेषताएं हैं इनमें खेतों का जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, यानी जो खेत होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। कृषि पुराने तरीकों से की जाती है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। कृषि जो है वो पुराने तरीकों से की जाती है, यानी इसमें तकनीकी का कोई उपयोग नहीं किया जाता। वर्तमान समय में इसमें धान से तात्पर्य चावल, स्थानीय मोटे अनाज जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, दालें हैं और तिलहन आदि की फसलें भी पैदा की जाती है। तो ये जो स्थानांतरित कृषि है इसमें हम स्थान बदलते रहते हैं, खेतों का जो आकार होता है वो छोटा होता है, परंपरागत ढंग से की जाती है और इसमें मुख्य जो फसलें हैं वो धान और उसके अलावा फिर जो मोटे अनाज हैं उनकी कृषि की जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इनके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। और साथियों, आज हम एशिया महाद्वीप के जो पूर्वी यानी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी दिशा के जो देश हैं उनका भी यहाँ पर आज हम आपको मानचित्र के माध्यम से अध्ययन करवाने वाले हैं। तो आप बने रहें अंत तक, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, सेशन को पूरा जरूर लें, क्योंकि आप यदि इस सेशन को पूरा देखते हैं, समझते हैं तो आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है और साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते रहें। चलिए मुख्य क्षेत्रों की बात करते हैं। स्थानांतरित कृषि के मुख्य जो क्षेत्र हैं वो इस प्रकार की जो कृषि है मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, जिनमें अमेजन बेसिन, आप कमेंट करके बता दीजिए अमेजन बेसिन जो है कौन से महाद्वीप में है और कौन सी नदी यहाँ से बहती है। इसी प्रकार कांगो बेसिन, ये भी बता दीजिए कि कांगो बेसिन जो है वो कौन से महाद्वीप में है। और उसके अलावा पूर्वी द्वीप समूह है उनमें इस प्रकार की कृषि की जाती है। साथियों, आपको बताएं कि हमने पहले भी उल्लेख कर दिया है कि अमेजन बेसिन जो है, कांगो बेसिन है, वो कहाँ है?
लेकिन यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो समझ लीजिए हमारा जो अमेजन बेसिन है वो ब्राज़ील में, यानी जो दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर ये सबसे जो बड़ा देश है ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील में यहाँ पर एक नदी बहती है अमेजन, जो संसार की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, और यहाँ पर खूब सारे वन हैं, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये अमेजन बेसिन कहलाता है। इसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, और ये यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये पूरा कांगो बेसिन कहलाता है। तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। अब यदि हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है, आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर एक नोट हमने लिखा है, आप देख लीजिए। संसार के अलग अलग भागों में स्थानांतरित जो कृषि है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी अलग अलग जो भाग हैं वहाँ पर स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बनता है। आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए, एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनमें भी इस प्रकार का सवाल पूछ लिया जाता है। देखिए पूर्वी भारत में इस प्रकार की जो कृषि है वो उसको हम झूमिंग कहते हैं। अब झूमिंग से तात्पर्य क्या है कि झूम झूम के की जाती है, झूम झूम से तात्पर्य है कि घूम घूम के की जाती है। इसी प्रकार आप याद रख लीजिए कि पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें झूमिंग कहलाती है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको, यहाँ साथियों मध्य अमेरिका में मैं, मैक्सिको में मैं, तो मध्य अमेरिका और मैक्सिको में ये मिल्पा कहलाती है, यहाँ पर भी मैं, ऐसे याद रख लीजिए। उसके बाद हम देखें मलेशिया और इंडोनेशिया, यहाँ पर ये लदांग कहलाती है। यहाँ पर यदि आपको याद हो पिछला जो हमने वीडियो देखा था तो उसमें हमने जनजातियों की चर्चा की थी। अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि मलेशिया और इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। अभी हमने कुछ समय पहले ही इसके ऊपर डिस्कस किया था, तो आप बता दीजिए। यहाँ पर कृषि को तो लदांग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनको वो कौन कौन सी जनजाति हैं आप कमेंट कर दीजिए। इसी प्रकार जो वियतनाम है, अब हमारे कुछ साथी सोच रहे हैं कि सर ये वियतनाम कहाँ है, तो अभी आपको वियतनाम दिखाने वाले हैं, वियतनाम की यात्रा करवाने वाले हैं। मलेशिया इंडोनेशिया की भी यात्रा करवा देंगे, ब्राज़ील की यात्रा भी करवा देंगे। वियतनाम में कहते हैं रे, वियतनाम में क्या कहते हैं रे, और इसी प्रकार ब्राज़ील में से रोका कहते हैं। तो आइए अब आपको इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम की यात्रा करवाते हैं। साथियों यहाँ पर जो मैप दिखाया गया है ये एशिया महाद्वीप का दिखाया गया है, ये हमारा भारत है, ये जो देश है ये भारत है। भारत के बाद ये जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है नेपाल है, ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है बांग्लादेश है, ये वाला जो क्षेत्र है ये म्यांमार का है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो है ये थाईलैंड है, ये जो पूरा देश है साथियों थाईलैंड है। और ये जो देश है आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप एक बार इसको अच्छे से यदि देखेंगे, यदि आपके पास एटलस है तो इस प्रकार की जो जानकारी है देशों की वो साथियों आप अच्छे से याद कर सकते हैं, और बिना किसी जो दबाव है उसके आप इस प्रकार के जो मानचित्र हैं उनमें अलग अलग देशों के नाम भर सकते हैं। तो अब यदि हम बात करें थाईलैंड के बाद में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा येलो येलो पीला पीला, ये कहलाता है, यानी ये जो देश है ये है वियतनाम। इसके बाद में इसके अंदर वियतनाम के पास यहाँ पर अंदर लाओस है, और लाओस जो देश है साथियों वो स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध से तात्पर्य होता है कि उसकी जो सीमाएं हैं समुद्र से नहीं लगती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें ये वाला ये जो द्वीप है ये सुमात्रा द्वीप है, यहाँ पर ये मलेशिया है, और इसके बाद में इसी के पास में हमारा इंडोनेशिया है, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया, ये जो पूरा द्वीप समूह है ये इंडोनेशिया और मलेशिया है। कल हमने बोर्नियो की बात की थी, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये बोर्नियो द्वीप है, और ये हमारा यहाँ पर फिलीपींस है, और ये जो पूरा द्वीप समूह है ये ईस्ट इंडीज कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वियतनाम वगैरह समझ में आए होंगे। ये यहाँ पर चीन दिखाई दे रहा है, चीन के बाद में यहाँ पर ये जापान है। तो आप एशिया का जो मानचित्र है उसे एटलस में देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम इसको, आप याद रख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए देखना चाहें तो। ये जो झूमिंग कृषि है ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग के नाम से, इसी प्रकार मध्य अमेरिका मैक्सिको में मिल्पा के नाम से, मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग के नाम से, वियतनाम में रे के नाम से, ब्राज़ील में रोका के नाम से, और संसार के जो अन्य देश हैं उनमें जैसे श्रीलंका है वहाँ पर चेना कहलाती है। अन्य देशों की यदि आप
देखेंगे तो काफ़ी अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। साथियों, एक बार आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि इस प्रकार हम रोज़ाना कक्षा 12 की जो भूगोल विषय है उसको शाम 8 बजे लाइव पढ़ते हैं और उसके माध्यम से आप अपनी जो तैयारी है उसको काफ़ी निखार सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं आदिम स्थायी कृषि, यानी आदिम है और स्थायी प्रकार से की जाने वाली कृषि है। साथियों, ये जो शब्द है, ये जो नाम है, इसके अर्थ से ही स्पष्ट हो रहा है। आदिम से तात्पर्य कि प्राचीन ढंग की है, उसमें परंपरागत ढंग से कृषि की जाती है। और स्थायी है यानी अब वो स्थानांतरित नहीं है, एक स्थान पर स्थायी रूप से कृषि की जाने लगी है। तो चलिए देखते हैं अर्थ। जब स्थानांतरणशील कृषि ने स्थायी रूप ग्रहण कर लिया तो ऐसी कृषि आदिम कृषि कहलाई है। यह प्रारंभिक स्थायी कृषि है, यानी सबसे पहले स्थायी जो कृषि बनी थी वो आदिम स्थायी कृषि ही बनी थी। अब इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो देख लीजिए और साथियों आप कमेंट करके हमें बताते रहिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं उनको बताते रहें। पहली विशेषता है कि भूमि को साफ करके स्थायी रूप से कृषि की जाती है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, ये कृषि की जाती है। इसके बाद कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। कृषि के साथ साथ क्या किया जाता है? पशुपालन, यानी खेती करने के साथ साथ जो कृषक होते हैं वो पशु भी पालते हैं। ये पशुपालन, पशुओं का प्रयोग खेती की जुताई के लिए और वह परिवहन के लिए। परिवहन से तात्पर्य है कि खेतों में जो अनाज उत्पादित होता है या अन्य जो भी आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं उनके लिए पशुओं का उपयोग कर लिया जाता है। अब ये इसके जो मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं आदिम स्थायी कृषि के वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। इस प्रकार की जो कृषि है उसका विस्तार पूर्वी भारत अभी हमने देखा था। और अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। पूर्वी भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है। और पूर्वी, आपने नाम सुना होगा पूर्व की 7 बहिनें। पूर्व की 7 बहिनें, तो उसमें 7 बहिनें हैं। 7 बहिनों में कौन कौन से राज्य आते हैं आप कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा मलेशिया है, इंडोनेशिया है, अभी हमने देख लिया था, और मध्य इंडीज आदि क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। चलिए अब हम देखते हैं जीवन निर्वाह कृषि। ये हमारा तीसरे प्रकार की कृषि प्रणाली है, जीवन निर्वहन कृषि। साथियों ये भी नाम से ही स्पष्ट है, जीवन निर्वहन यानी जीवन का गुजारा चल जाए, भरण पोषण चल जाए परिवार का। तो अर्थ देख लीजिए, ऐसी कृषि जो मनुष्य की भोज्य आवश्यकताओं से तात्पर्य है भोजन संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करती हो, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। यानी ये जो कृषि है मनुष्य की जो मुख्य मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए, उसके लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है और इसीलिए इसको जीवन निर्वहन कृषि कहते हैं। विगत वर्षों में इस प्रकार की जो कृषि है उसका तेजी से विस्तार हुआ है और वर्तमान समय में ये जो कृषि है भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ मनुष्य की जो अन्य आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति करने लगी है। तो साथियों आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप कहाँ से हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी का कमाल है उसका आप लाभ उठा रहे हैं। आप अपना ज़िला यहाँ पर कमेंट कर दीजिए और ज़िला कमेंट करने के बाद ये बता दीजिए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। और यदि आपको ये हमारा जो एफर्ट है, हमारे जो प्रयास हैं अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने कक्षा साथियों को अवश्य बताएं कि रोज़ाना शाम 8 बजे लाइव क्लास होती है और आप इसका आनंद उठाइए, लाभ उठाइए। चलिए अब हम जीवन निर्वहन जो कृषि है उसकी मुख्य मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले ये कि ये स्थायी प्रकार की कृषि है, यानी एक निश्चित स्थान पर जो खेत हैं उनमें कृषि की जाती है। दूसरा, इसमें भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है, अधिकतम उपयोग किया जाता है। अधिकतम उपयोग से तात्पर्य यह है कि वर्ष में 1 से अधिक फसलें ली जाती हैं, अर्थात वर्ष में 2 से 3 फसलें ली जाती हैं। साथियों वर्ष में 2 से 3 फसलों से तात्पर्य क्या है कि एक ही खेत में, समझ लीजिए, आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं। ये कोई खेत है, इसमें हमने सितंबर अक्टूबर के आसपास जैसे मान लीजिए या अक्टूबर नवंबर में गेहूं बो दिए। अब ये जो गेहूं है ये मार्च अप्रैल में काट लिए जाएंगे। उसके बाद हम इसमें जैसे मान लीजिए जो जायद की फसलें हैं, ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, इस टाइप की फसलें बो देंगे। और उसके बाद यदि हम जुलाई और अगस्त के आसपास या जून जुलाई में बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, इस टाइप की फसलें बो देते तो एक ही खेत में वर्ष में 3 से 4 फसलें ले ली जाती हैं। तो इस प्रकार ये जो जीवन निर्वहन कृषि है इसमें भूमि का अधिकतम उपयोग किया जाता है, गहनतम उपयोग किया जाता है।
फिर जैसे जैसे अब तकनीकी ज्ञान बढ़ता जा रहा है, इसमें उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने से इसकी जो उत्पादकता है वो बढ़ी है। उत्पादकता से तात्पर्य क्या है साथियों, एक बीघा में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एक बीघा में यदि 10 बोरी, एक बीघा में 10 बोरी यदि गेहूं हो रहे हैं, और यदि हम अच्छी गेहूं की अच्छी जो वैरायटी हैं, अच्छे जो बीज हैं उनका उपयोग करें, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें और तकनीकी के साथ यदि खेती करें, तो उसी एक बीघा में हम 12 से 15 बोरी गेहूं की, अर्थात 12 से 15 क्विंटल गेहूं भी ले सकते हैं। तो इसका अर्थ होता है उत्पादकता, यानी एक इकाई जो ज़मीन है उस पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट जो विशेषता इसकी ये है कि इसमें मानवीय श्रम के साथ साथ कृषि जो यंत्र हैं, जैसे जो कृषि यंत्र हैं, ट्रैक्टर वगैरह है, हार्वेस्टर वगैरह है, उनका भी प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार की जो कृषि है मानसून एशिया के जो घने बसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर की जाती है। यहाँ पर आपको मानचित्र हमने दिखाया है, एक चित्र दिखाने का प्रयास किया है जो जीवन निर्वहन कृषि का ही एक चित्र है, जिसमें एक किसान जो है वो बैलों के माध्यम से कृषि करता हुआ दिखाया गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं जीवन निर्वहन जो कृषि है उसके प्रकार। जीवन निर्वहन कृषि कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर हम देखते हैं जीवन निर्वहन जो कृषि है ये 2 प्रकार की होती है। पहली जो है चावल प्रधान निर्वहन कृषि और दूसरी है गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि। तो साथियों चावल प्रधान जो निर्वहन कृषि है उसमें चावल की प्रधानता रहेगी, गेहूं प्रधान जो कृषि है उसमें गेहूं की प्रधानता रहेगी। नाम से ही स्पष्ट है, बहुत आसान है, और यदि आप इनके नामों को, इनके शब्दों का अर्थ समझते हुए चलेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। और हमारा जो प्रयास है साथियों, हम इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप रोज़ाना हमारी क्लास लेते हैं और जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं यदि वो आप उनको देते हैं, उनका सॉल्यूशन देखते हैं, तो निश्चित रूप से ही आप इस बार 90 पार कर जाएंगे। 90 पार करने से तात्पर्य है कि भूगोल विषय में 100 नंबर का जो पेपर होगा, यानी टोटल 100 नंबर का जो पेपर होता है भूगोल का, उसमें आप 90 से अधिक अंक लेकर आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। अब आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आप 90 प्लस यानी 90 पार करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और यदि तैयार हैं तो आप रोजाना शाम को 8 बजे हमारी क्लास देखना न भूलें। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल रंग से SUBSCRIB सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए साथियों अब हम देखते हैं कि चावल प्रधान जो निर्वहन कृषि है उसका अर्थ देख लेते हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इस प्रकार की जो कृषि है उसमें चावल प्रमुख फसल होती है और ये 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, यानी जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है उनमें इस प्रकार की कृषि की जाती है, जिसमें मुख्य फसल क्या होती है, चावल। इस प्रकार की कृषि का जो विस्तार है मुख्यतः भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और दक्षिणी व मध्य चीन में की जाती है। अभी हमने जो एशिया का मानचित्र देखा था उसमें ये सारे देश देख ली थी, एक बार फिर से देख लीजिए। आप देख लीजिए कि हमारा ये जो मैप है इसमें हमने सभी देशों को दिखाने का प्रयास किया है। साथियों एक बार देखेंगे तो आप देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर। चलिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं और जूम करने के बाद आप देखने का प्रयास करें। यहाँ पर हमने दिखाया है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमारा ये हमारा भारत है, ये हमारा क्या है, भारत। और भारत के बाद साथियों ये जो छोटा सा देश है ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद में ये है म्यांमार। म्यांमार के बाद में ये हमारा थाईलैंड है, ये इधर वियतनाम है। और साथियों वियतनाम के बाद यदि हम बात करें कंबोडिया की, तो ये वाला जो छोटा सा देश है जो थोड़ा रेडिश रंग से दिखाया गया है ये हमारा कंबोडिया है। उसके नीचे फिर मलेशिया, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर ऊपर जब देखेंगे तो ये चीन वाला क्षेत्र आ जाता है। तो लगभग इस क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने ये देख लिया होगा। और अब हम चलते हैं वापस हमारा चावल प्रधान निर्वहन कृषि के पास। ये हमारी चावल प्रधान निर्वहन कृषि है। तो ये देश जो हैं इनकी लोकेशन आप मानचित्र में और देख लीजिए, अपनी जो एटलस है उसका प्रयोग
कर लीजिए। कुछ ही दिनों में हम मानचित्र पर भी कार्य करने वाले हैं। अब हमारा है गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि। तो गेहूं प्रधान जो निर्वहन कृषि है उसमें जो मुख्य फसल होती है वो गेहूं होती है और ये 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। यह मुख्यतः उत्तरी मध्य व पश्चिमी भारत, उत्तरी मध्य व पश्चिमी भारत से तात्पर्य क्या है? जैसे साथियों ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा भारत है। ये उत्तरी भारत हो गया। तो उत्तरी मध्य यानी ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी मध्य पश्चिमी, यहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। यानी हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी मध्य प्रदेश है, इस क्षेत्र में इस प्रकार की गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि की जाती है। उसके बाद यदि हम बात करें तो उत्तरी चीन में, यानी चीन का जो उत्तरी भाग है उसमें, पाकिस्तान में और कोरिया। कोरिया कहाँ है साथियों? आप कमेंट करके बता दीजिए यदि आपको पता हो। तो ये हमारा जो ये एशिया का बॉर्डर है चीन वाला, यहाँ पर ये जापान है और जापान के पास में यहाँ पर साथियों दो छोटे छोटे देश हैं। एक उत्तरी कोरिया है उत्तर वाला और नीचे वाला है दक्षिणी कोरिया। तो यहाँ पर भी इस प्रकार की गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि की जाती है। तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कृषि के बारे में हमने आज जो डिस्कस किया है ये समझ में आया है या नहीं। और साथियों हमारा लगभग 25 से 30 मिनट का ये सेशन रहता है। 25 से 30 मिनट आप पूरा ध्यान मग्न होकर वीडियो को देखिए, समझिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका कमेंट कीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो पाएगी। और साथियों आप ऑनलाइन टेस्ट देना बिल्कुल भी न भूलें। कल हमारा यानी कल 8 जनवरी को शाम 8 बजे से हमारा जो पाठ नंबर 7 है, पिछला जो हमने पाठ पढ़ा था, पाठ नंबर 7 मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार, जिसमें हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों की संक्षिप्त जानकारी ली थी, वो जो पाठ है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कल उसका हम टेस्ट लेने वाले हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और प्रयास कीजिए कि 50 में से आप 50, 48, 46 इस प्रकार से अंक लेकर आए। हमारा जो टेस्ट है साथियों उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और हमारा जो टेस्ट रहेगा वो कल शाम के 8 बजे से परसों शाम यानी 9 जनवरी को शाम के 8 बजे तक, अर्थात आपको पूरे 24 घंटे का टाइम मिलेगा। 24 घंटे के दौरान आप जब भी आपको टाइम मिले आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, अपने साथियों को भी बताइए। और परसों 9 जनवरी को विशेष ध्यान रखना, 9 जनवरी को शाम 8 बजे, ठीक शाम 8 बजे उस पेपर का लाइव सॉल्यूशन करवाया जाएगा। उसको देखना आप बिल्कुल भी नहीं भूलें साथियों। लाइव सॉल्यूशन होगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उससे 25 क्वेश्चनों के आंसर तो आपको पता चलेंगे ही, साथ के साथ ये भी पता चलेगा कि स्टूडेंट कौन से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। और उसके बाद उन 25 क्वेश्चंस के अलावा पूरा जो चैप्टर है वो भी आपको रिवाइज करवा दिया जाता है। यानी कुछ और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं और एक्स्ट्रा जो फैक्ट होते हैं वो भी वहाँ पर डिस्कस कर दिए जाते हैं। और जैसे ही लाइव सॉल्यूशन पूरा होगा उसके तुरंत बाद लगभग 9 बजे तक यानी 9 तारीख को रात के 9 बजे तक आपका टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आप अपना स्कोर देख पाएंगे और कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ ये भी जान पाएंगे। और उसके बाद साथियों नेक्स्ट डे, अगले दिन सुबह 9-10 बजे तक हम यानी संडे वाले दिन सुबह 9-10 बजे तक हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनमें हम पूरा आपका जो रिजल्ट है, मार्क्स है और रैंक लिस्ट जो है वो जारी कर देते हैं। यानी पूरे जैसे 300 से 400 जो स्टूडेंट टेस्ट देते हैं उनमें आपकी कौन सी रैंक आई है तो वो भी आप जान पाएंगे। तो आप इसका खूब प्रचार प्रसार कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने साथियों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेस्ट दीजिए। साथियों पूरे राजस्थान भर से, राजस्थान के जो अलग अलग ज़िलों से हमारे विद्यार्थी हैं जो काफ़ी एक्टिव हैं वो टेस्ट दे रहे हैं, तो आप भी टेस्ट दें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ठीक 8 बजे ऑनलाइन टेस्ट के साथ। तो तब तक आप पाठ को रिवाइज कर लीजिए और किसी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो हमारे YouTube चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज़ वहाँ पर हैं, तो आप उनको देखकर अपनी जो तैयारी है उसको कर लीजिए। टेस्ट देने में यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें मैसेज कर दीजिए। टेस्ट कैसे देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट कैसे देते हैं, इसका भी हमने एक वीडियो बना रखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं, या चैनल से सीधा भी आप देख सकते हैं।
चलिए साथियों, अच्छे से तैयारी कीजिए और मिलते हैं कल ठीक 8 बजे ऑनलाइन टेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।